मौर्य साम्राज्य में पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। तीसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से सत्ता प्राप्त की थी। चौथा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब आया था? 315 ईसा पूर्व में। 315 ईसा पूर्व में आया था। सातवां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेलुकस निकेटर। आठवां प्रश्न है, किस शासक ने के शासन काल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय। नवां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण मुक्तिदाता कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। 12वां प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मगध वंश के बाद मौर्य वंश किया, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। 13 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। इनका एक अन्य नाम है चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये नाम सभी चाणक्य का है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेश यात्री के वृत्तांत में मिलता है? मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत में मिलता है। 16 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना था बिंदुसार बना था। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? बिंदुसार के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता रहता था। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। 18 नंबर प्रश्न, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है। शिलालेख 13 में मिलता है। 19 नंबर प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्त ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तेईस नंबर प्रश्न, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 24 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? कलिंग युद्ध के दौरान अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। 25 नंबर, अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में स्थित था। अशोक के अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी।
अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी अशोक ने। 29 नंबर, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? अशोक के स्तंभ चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है रुम्मीदेई। 31 नंबर प्रश्न, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य प्रसाद स्थित था कुम्हरार पटना में। कुम्हरार से 80 खंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं, एरियन ने कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानवीय कृत नहीं वरन देवों का द्वारा निर्मित है, फाहियान ने कहा है। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? अशोक ने कराया था। ये 4 गुफा थे, सुदामा, ऋषभ झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। 37 नंबर प्रश्न है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों के प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कराया था? दशरथ ने कराया था। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षिणी प्राप्त हुए हैं दीदारगंज पटना में। इसमें स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। इसे स्त्री रत्न के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों के प्रतिमा प्राप्त हुए हैं? लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है, मेगस्थनीज ने किया है। 41 नंबर, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में की गई थी। 43 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा? बिंदुसार के शासनकाल में। 44 नंबर प्रश्न, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? एस्ट्रोबो के अनुसार। 45 नंबर, यूनानी दूत डिमोक्सियस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? बिंदुसार के दरबार में। 46 नंबर प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ। 47 नंबर, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में गठित थी। यह कथन किसका है? यह कथन मेगस्थनीज का है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से सभी। यह
केंद्रीकृत थी, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। उपयुक्त में से सभी। अशोक के स्तंभ में कौन सा कथन सही है? अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, अपने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। उपयुक्त में से सभी। देवानाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? अशोक ने अपने आप को संबोधित किया। 53 नंबर प्रश्न, धम्म महामात्य का कार्य क्या? धम्म महामात्य के कार्य क्या थे? धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय। उपयुक्त में से सभी। मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक के कार्य थे, न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व का विभाग। उपयुक्त में से सभी। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? कौटिल्य, पाणिनि, उपार्श्व। उपयुक्त में से तीनों। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण हैं पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षिणी बराबर की गुफाएं, राजगीर की भंडारण गुफा। 1, 2 और 3, चौथा सही नहीं है। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभलेख, 7वें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से। उपयुक्त में से सभी से। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? 9वें शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आर्थिक संकट नहीं था शामिल, विदेशी आक्रमण शामिल था, अयोग्य शासक और प्रांतीय विद्रोह। मौर्योत्तर बिहार। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम बिहार को 3 बार नष्ट कराने का प्रयत्न किया था? पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्ध के साथ उत्पीड़न और आक्रामक व्यवहार किया। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन में हुआ? शुंग वंश के शासन में। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बारे में मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कणव वंश का शासन स्थापित हुआ। कणव वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। कणव वंश का संस्थापक था वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसने सचिव वसुदेव के मगध में कणव वंश की नींव डाली। कणव वंश की सत्ता समाप्त की आंध्र सातवाहनों ने। कणव वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? मित्र वंश के राजाओं ने। शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? बोध गया से। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष को। कनिष्क पाटलिपुत्र के राज्य
को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वह यहाँ के अश्वघोष बुद्ध की भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। ऑप्शन सी। शुंग वंश की राजधानी थी, शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश की राजधानी थी, कण्व वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग एवं मगध से। उपहारों में चीन की प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा मित्रों का रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडो का नियंत्रण हो गया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ था। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था कनिष्क।